देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट अरुण बॉट Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. अरुण क्या करता है, एक स्केट्स का पेयर परचेज करता है जहां उसको 20% का डिस्काउंट मिलता है। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, वो अगर 1600 रुपीज पे कर रहा है, यानी इसका मतलब वो सेलिंग प्राइस हमें गिवन दे रहा है ना, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स। selling price, it means SP of skates, ₹1600, और उसके ऊपर क्या मिला उसको कि डिस्काउंट गिवन है, और डिस्काउंट अपना कितना था कि 20% का। और हमें ये पता है कि हमारा डिस्काउंट जो भी मिलता है वो डिस्काउंट पेबल होता है किसके ऊपर, कि मार्केट प्राइस के ऊपर, है ना, यानी जो प्रिंट रेट होती है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है। यानी हमें इस क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन नहीं है, इसका मतलब फॉर्मूला उल्टा लगाना पड़ेगा। यानी सेलिंग प्राइस का क्या था कि 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस था। मार्केट प्राइस निकालना है, फॉर्मूले को इन्वर्स कर दो, देन 100 अपर में आ जाएगा, डिवाइड में लगेगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, यानी एसपी वहां आ गया। ठीक है, देन 100 का 100 minus discount is 20%, multiply by selling price 1600 rupees. Then 100 minus 20 subtract किया, remaining रहा 80, multiply by 1600। देखो 0 से 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 20 टाइम, और 20 ने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, रुपीज मिल गया 2000। इट मीन्स वो जो स्केट्स उसने परचेज किया, स्केट्स के ऊपर 2000 रुपीज क्या था, प्रिंट था, यानी एमआरपी रेट एमपी क्या था उसका कि 2000 रुपीज था। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही, बस दिमाग में एक ही चीज रखनी है कि डिस्काउंट हो रहा है, इसका मतलब एक बार सोच के चलना है वो दुकानदार को लॉस हो रहा है, बट रियलिटी में लॉस तो है ही नहीं वो, है ना। तो लॉस होना है तो उसके लिए सीपी या एसपी के जो भी फॉर्मूले लगते हैं वो लगेंगे। सेल टैक्स मिलना है तो एक्स्ट्रा पे करेंगे हम लोग उसका, है ना। इट मीन्स प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगेगा, या तो एसपी वाला होगा या फिर सीपी वाला होगा, बट वहां सीपी नहीं काम करेगा क्योंकि सेल टैक्स और डिस्काउंट कहाँ होते हैं पेएबल, मार्केट प्राइस के ऊपर। ओके, जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आई परचेज द हेयर ड्रायर फॉर ₹15। I purchased a hair dryer for ₹5400 including 8% VAT। यानी मैंने 5400 रुपीज में परचेज किया, इट मीन्स वो मेरा क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस हो गई, है ना। क्या मिल गई हमें उसकी कि सेलिंग प्राइस मिली, यानी एसपी ऑफ हेयर ड्रायर मिल चुका है हमें 5400 रुपीज। 8% उसके ऊपर क्या दिया हुआ है हमने, वेट दिया हुआ है। वेट दुकानदार के लिए एक बार के लिए माना जाए तो एक्स्ट्रा पेमेंट ही किया हमने उसको, यानी उसका प्रॉफिट पार्ट मान के चले, बट होता नहीं है, वो तो गवर्नमेंट खाते में जाना होता है ना, बट एक बार के लिए मान के चलते हैं, दिया है हमने उसको। तो रियलिटी में ओरिजिनल वैल्यू क्या आती है उसकी, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड, कि वेट जोड़ने से पहले उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या आती है। ओरिजिनल प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस मान के चले, अदरवाइज इसको हम लोग ओरिजिनल प्राइस ही लिखेंगे। ठीक है, चलें। एसपी ऑफ हेयर ड्रायर इज इक्वल्स टू ₹5400। देन इसके ऊपर उसने क्या पे किया कि वेट पे किया, कितना किया कि 8%। इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी
तो एक बार ये मान के चलते हैं ओरिजिनल वैल्यू मार्केट प्राइस भी हो सकती है, इसकी कॉस्ट प्राइस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसमें फॉर्मूला तो हमें किसका लगाना पड़ेगा, अभी जो प्रीवियस में लगाया था सीपी वाला फॉर्मूला है ना, क्या था कि 100 अपॉन 100, वेट तो एक्स्ट्रा देना पड़ता है, देन वेट परसेंट क्या हो जाएगा, एड मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, देन 100 अपॉन 100 प्लस वेट लग गया इसका 8 मल्टीप्लाई बाय एस भी आया 5400। करें सॉल्व इसको आगे, देन 100 में 8 ऐड किया 108 मल्टीप्लाई बाय 5400, 108 की टेबल में ये गया 1 टाइम, ये गया 5050 टाइम, ठीक है। यानी 108 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 540 मिलेगा, ठीक है। तो मैंने 50 टाइम कट कर दिया, इट मींस उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या मिली मुझे कि ₹5000, यानी 5000 रुपीज की उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, उसने 8% क्या लिया, वेट लिया, और वेट लेते ही वो बन गया 5400 रुपीज का। तो ये तो अपना पार्ट यानी एक्सरसाइज 8.2 वाला पार्ट कंप्लीट। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.3, और उसका भी बेस पार्ट यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस एक्सरसाइज में क्या कह रहा है कि मान लिया मैं किसी भी पर्सन के पास गया और उससे मैंने कुछ पैसे बोरो किए यानी उधार किए, ठीक है। जब मैंने कुछ पैसा उधार लिया तो उधार लिए गए पैसे के बदले में मैं उसको वापस रीपेमेंट करूंगा, तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करूंगा। जो उसने पेमेंट दिया है उस पेमेंट को तो मुझे देना ही है, उसके साथ कुछ एडिशनल अमाउंट भी उसको पे किया जाता है, और वही एडिशनल पेमेंट जो होता है वो अपना कहलाता है इंटरेस्ट। क्या कहलाता है, इंटरेस्ट। यानी देयर आर टू पर्सन, फर्स्ट बोरोवर और सेकंड लेंडर, एक देने वाला और एक लेने वाला, और उन दोनों का गुरु इंटरेस्ट। जो कौन देगा, जिसने पैसा उधार लिया है, जिसने पेमेंट क्या लिया है, उधार लिया है, वो उधार लिया गया पैसा चुकाने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी करता है, यानी एडिशनल अमाउंट भी पे करता है जो उसने सम एश्योर्ड किया है, ठीक है ना। उस एश्योर्ड सम के अलावा जो पेमेंट उसने एक्स्ट्रा पे किया, और वही एक्स्ट्रा पे पेमेंट जो होता है वो कहलाता है उसका इंटरेस्ट। तो इस इंटरेस्ट से पहले आता है पेमेंट, जिसको हम लोग कह सकते हैं एश्योर्ड सम, या फिर कह सकते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट। आजकल का सारा मार्केट इसी चीज पे टिका हुआ है ना, कि मान लिया मैंने किसी कंपनी के पास जाकर या किसी भी पर्सन के पास जाकर टोटल 8000 रुपीज बोरो किए, यानी 8000 रुपीज मैंने क्या लिया, उधार लिया, ले लिया। वो ऐसे तो पैसे देगा नहीं, भीख में तो मारने वाला है नहीं, है ना। और अपने को इतनी अच्छी भी जान पहचान भी नहीं उसके साथ कि जो मैं फ्री में दे दे पैसे के लिए, भैया तू ले जा, जब तेरी इच्छा हो मुझे वापस दे जा, नहीं। तो ये जो लैंडर जो होगा वो इसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट की, एक्स्ट्रा अमाउंट की डिमांड करेगा, है ना। और वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगा वो एक परसेंटेज का पार्ट होगा, और उस परसेंटेज वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको हम क्या कहेंगे कि वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कहां लगता है, पीए पे लगता है, यानी पर एनम पे लगता है, ईयरली लगता है। कैसा होता है, ईयरली माना जाता है। जैसे मान लिया आपको मैं कहूं कि आपको 10% मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट
यानी 10% पे दे रहा हूं पैसा। तो आजकल धोखाधड़ी का मामला चल रहा है, वो बात अलग है, बट रियल फैक्ट यही होता है कि 10% हमेशा पर एनम ही होता है। कैसा होता है? पर एनम। चाहे 3% कह दो, 4% कह दो, 5% कह दो, परसेंट यानी पर 100 रुपीज के ऊपर उसको 10 रुपीज पे करना होता है ईयरली। यानी मान लिया मैंने एक साल भर के लिए 100 रुपए उधार लिए, तो मुझे साल भर के एंड में 10% यानी 10 रुपीज होंगे, यानी मेरा रीपेमेंट में कितना होगा? मैं रीपे कितना करूंगा कि ₹110 रीपे करूंगा। बट आजकल लोग क्या कहते हैं कि 10% चल रहा है ना, तो 10% पर मंथ लेना शुरू कर देते हैं। 10% पर मंथ का मतलब हो गया 120% ईयरली, 120% ईयरली। तो ईयर में मंथ कितने होते हैं टोटली? 12। आपने 12 मंथ तक 10% 10% 10% देते गए आप लोग, तो 10 ऐड करते चलो, कितने ऐड हो जाएंगे आपके पास? 120। यानी आपने जब 100 रुपीज लिए थे उधार, तो साल भर के अंत में आपने उसको रीपेमेंट में कितना डाल दिया? 100 रुपीज। तो आपने जो लिया वो दिया, और साथ में उसका 120 रुपीज इंटरेस्ट पे कर दिया। यानी टोटल मिला के आपने उसको कितना पे किया कि ₹220 कुल मिला के दिया। ये क्या था? 100 प्रिंसिपल था, ये 120 क्या था? आपका इंटरेस्ट था। जब दोनों मिले तो बन गया भाई जी अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट क्या होता था कि अमाउंट वो पेमेंट है जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट यानी आपने सम एश्योर्ड जो लिया है वो, और आपका इंटरेस्ट अगर दोनों ऐड हो जाते हैं, तो दोनों ऐड होने के बाद जो चीज बनेगी वो आपका होगा अमाउंट। बात क्लियर हो रही है ना? यानी मैंने पॉइंट्स बनाता जा रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसको देखा कि प्रिंसिपल को। क्या था प्रिंसिपल? कि मैंने कितना पैसा मार्केट से उधार लिया, यानी उधार लिया गया पैसा किसकी हेल्प से? लेंडर की हेल्प से। बोरोवर ने जो पैसा लिया है वो कहलाया पेमेंट। कौन सा? सम एश्योर्ड, और सम एश्योर्ड यानी प्रिंसिपल अमाउंट कहलाया। जब मैं प्रिंसिपल अमाउंट वापस को लौटाऊंगा तो उसके साथ कुछ एडिशनल अमाउंट भी दूंगा, वो एडिशनल अमाउंट बनेगा इसका इंटरेस्ट। वो एडिशनल अमाउंट एक फिक्स अमाउंट होता है जिसकी कैलकुलेशन होती है किसके बेस पर? बिहाव पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिहाव पर, कि कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको पे करना है। ठीक है, उसके बाद जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, अभी यहां हमने कैलकुलेशन और की कि जब मैं 1 ईयर के एंड की बात करूंगा कि आफ्टर 1 ईयर मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी कितना पैसा मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, तो आया 220 रुपीज। इट मीन वो हो गया मेरा अमाउंट। इन सबके बीच एक और चलता गया, वो था अपना टाइम पीरियड। क्योंकि आप पैसा जिससे लोगे उधार, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा उधार मिलेगा आपको, है ना? वो 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, 3 ईयर्स हो सकते हैं। अब पेमेंट वापस चुकाने का टाइमिंग जो होगा, वो मोड जो होगा हाफ ईयरली, यानी आप साल भर में 2 बार पेमेंट करोगे रीपेमेंट। क्वार्टरली, साल भर में 4 टाइम्स यानी एवरी 6 मंथ से एवरी 3 मंथ, और लास्ट होता है ईयरली यानी एवरी ईयर। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ईयरली होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी? ईयरली होगी। अब होगी कैसे कैलकुलेशन? उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो आई थिंक यहां तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपने पास ये रीपेमेंट करने के लिए जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लोग, उसके अपने पास टोटल 2 मेथड्स है। First, simple interest, and second is compound interest. And what is major difference between simple interest and compound interest? Then first of all, simple interest. ये फर्स्ट कॉलम सिंपल इंटरेस्ट का लिया मैंने, और सेकंड कॉलम लिया आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला बाद में जनरेट करेंगे, बट स्टार्टिंग करते हैं केवल सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के साथ, जो आपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। देन सिंपल इंटरेस्ट को कहते थे हम लोग एस आई। देन एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100।
PRT अपॉन 100। क्या हम एक बार के लिए सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को कंपाउंड इंटरेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं? 100% करेंगे, बट बाद में उसको बदल देंगे, ठीक है, बाद में उसको कन्वर्ट करेंगे। मान लिया मैंने किसी से प्रिंसिपल अमाउंट उधार लिया, यानी मेरी बोरोइंग मनी क्या थी कि ₹8,000, मैंने मार्केट से 8,000 रुपीज लिया, उसके लिए मुझे देना पड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 8% पर एनम, यानी ईयरली, यानी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 8% पर एनम रहेगा। टाइम पीरियड रहा मेरे लिए कि 3 इयर्स, कि मुझे 3 इयर्स के एंड में कितना पेमेंट देना पड़ेगा, कुल कितना पेमेंट मैं करूंगा, मुझे वो चेक करना है ना। मुझे क्या चेक करना है कि आफ्टर 3 इयर्स मेरा रीपेमेंट कितना हो जाएगा। चले देखो, ईयर बाय ईयर चले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर मैंने क्या लगाया कि प्रिंसिपल चला मेरा कितना कि 8,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 8%, 1 ईयर की बात की मैंने, अपॉन में लग गया इसके 100, 20 से 20, 8 8 जा 64, यानी ₹640। सेकेंड ईयर मैंने ये पैसा दिया नहीं, मैंने ये पैसा उसको दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ना तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट था, ना ही उसको इंटरेस्ट देने के लिए था। तो उसने कहा भैया चल सेकंड ईयर एक और लेते हैं, और तेरे को सेकंड ईयर के बाद में तू पेमेंट मुझे कर देना, ठीक है ना। बट तेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे फिर से कितना पे करना पड़ा कि 640 रुपीज। मेरा फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट, मेरे को इसको 2 इयर्स के लिए कर देते हैं। चलो, फर्स्ट ईयर मैंने पे किया 640 रुपीज, सेकेंड ईयर फिर मैंने वही उतना ही अमाउंट पे किया एज अ इंटरेस्ट 640 रुपीज। मेरे दोनों ईयर्स में क्या कुछ करेक्शन, कुछ चेंजिंग ऐसा कुछ मिला? मुझे बिल्कुल नहीं मिला। यानी दोनों ईयर्स का इंटरेस्ट जो था वो 640 रुपीज ही था, दोनों ईयर्स का प्रिंसिपल अमाउंट भी क्या था? सेम था। बट एक सेकंड केस में चलते हैं, एक सेकंड पर्सन और था अपने पास, उस पर्सन ने क्या कहा कि ले भैया तेरे को मैं कुछ पैसा उधार देता हूँ, वो उधार लिया हुआ पैसा मेरा वही था 8,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही थी 8%, टाइम पीरियड यानी एंड था नंबर ऑफ इयर्स वो भी 2 इयर्स था। फर्स्ट केस लगाया, ठीक है। फर्स्ट केस में बंदा क्या कहता है कि तू मेरे को पे कर साल भर के एंड में। चल मैंने लिखा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100, इसने भी मुझे कितना दिया? 640 रुपीज। तो अगर 1 ईयर की बात की जाए, ओनली 1 ईयर की, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दोनों की सेम रहती है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों केसेस में क्या रहता है कि सेम रहता है, ठीक है। बट क्या सेकेंड ईयर भी सेम रहेगा क्या? ये बंदा सेकंड पर्सन यानी पर्सन बी जो था, ये था पर्सन ए बोला डाला था मेरी तरह, अभी होशियार खोपड़ी थी, है ना। चल देखते हैं, देख ये सेकंड बंदा कहता है मुझे कि सर आपने मुझे पेमेंट नहीं किया, मेरा इंटरेस्ट मुझे पे नहीं किया, अब आपको मुझे और पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैं क्यों एक्स्ट्रा कैसे दूंगा? कि कुछ नहीं है, आपको एक ही काम करना है कि आप मैं आपसे कितने रुपए मांगता था कि 8,000 रुपीज। कितना मांगता था आपसे मैं कि 8,000। आपने मुझे 640 रुपीज इंटरेस्ट के भी पे नहीं किए, ऐसे तो पार पड़ने वाली है नहीं। आप ऐसे करो कि अब आपका मूल अमाउंट जो है वो हो गया है 8,640 रुपीज, क्योंकि आपने मुझे 640 रुपीज पे नहीं किए। तो आपने जितना मैंने उधार दिया था वो, और ये पैसा भी मेरा ही था अब, क्योंकि 640 रुपीज आप मुझे क्या करते थे? इंटरेस्ट के रूप में मुझे मिलने वाले थे, जो अब मिले नहीं है। तो भैया तू एक काम कर, ये 8,640 रुपीज पकड़ अपने पास में, नेक्स्ट ईयर मुझे इस 8,640 रुपीज का क्या दे देना? इंटरेस्ट दे देना। यानी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो चुका है? बदल चुका है। यानी मैंने जो इंटरेस्ट देना था उस इंटरेस्ट को भी मुझे किसमें अमाउंट में ऐड कर दिया गया है? मेरे
प्रिंसिपल अमाउंट में। किस में ऐड कर दिया गया है उसको? प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर दिया गया। या नेक्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा। तो चले उसके लिए गाड़ी देखिए आप कुछ। तो एंड ऑफ द सेकंड ईयर 8640 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल हुआ, करें मल्टीप्लाई। 8 4 जा 32 का 2 कैरी लग गई 3, 8 6 जा 20, 8 6 जा 48, 48 और 3 51, 8 8 जा 64, 64 और 5 69। सही चलेगा? 8 6 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। वो आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल लगा दो, ये हो गया अपना ₹691.20। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या लगा। फर्स्ट केस जो था, उस फर्स्ट केस के एंड में, फर्स्ट केस के एंड में फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का दोनों का इंटरेस्ट क्या था? सेम था। बट सेकंड केस में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 640 रुपीज और सेकंड ईयर के एंड में मुझे देना पड़ा 691.20 रुपीज। यही मेजर डिफरेंस था अपना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमें जो पैसा उधार लिया है उसके ऊपर ईयर बाय ईयर इंटरेस्ट जो था इक्वल इंटरवल पर इक्वल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि ओरिजिनल अमाउंट जो है वो एंड ऑफ द ईयर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ओरिजिनल अमाउंट 8000 था, एंड ऑफ द ईयर वो क्या हो गया? 8640 रुपीज हो चुका है। देन दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमें सिर्फ अगर 2 साल 3 साल पेमेंट नहीं दिया तो इक्वल अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में डे बाय डे यानी ईयर टू ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहती है, बट इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता रहता है। और ओवरऑल मेजर डिफरेंस के रूप में आप देख लो आप खुद लोग कि टोटली मुझे 51 रुपी 20 पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर दोनों को कंपेयर करूं मैं। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को करूं कंपेयर तो इन दोनों को अगर ऐड करता हूं तो एंड ऑफ द 2 इयर्स 1280 रुपीज पे करता मैं। उसको देखूं तो मैं कि 20 पैसा 0 और 1 1, 4 और 9 13 का 3 कैरी 1 और ये 13, उसमें मैं पे करता 1331.20 रुपीज 0 2 1 एंड 5। यानी ओवरऑल दोनों का डिफरेंस क्या मिला कि 51.20 रुपीज। यानी नो डाउट सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमेशा कम होती है और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो था इसका बेस। दोनों में डिफरेंस क्या था? हमने अभी इसको लेके चले थे नॉर्मल फॉर्मूले के बेस पर। अब हम चलेंगे मेन फॉर्मूले समझेंगे इसके कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कंडीशंस कैसे अप्लाई होती है। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज की तरफ। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो अपने पास पड़ा था, पीआरटी अपॉन 100 होता है ना, पीआरटी अपॉन 100 होता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला नोट कर देते हैं। ओनली 2 फॉर्मूला है अपने पास, फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का और सेकंड अमाउंट निकालने का। अमाउंट अमाउंट फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर n। P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r अपॉन 100 raised to the power n, where P is equals to principal amount, r rate of interest and number of years. P is equals to principal amount, r rate of interest and n number of years.
इन केस अगर क्वेश्चन हमें डायरेक्ट बात बताता है कि मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ही चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मींस था CI। सेम फॉर्मूला है जो अमाउंट में लगाया था। अमाउंट क्या हुआ करता था अपना कि सर अमाउंट जो था वो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करने पे मिलता था, है ना। तो मुझे अगर इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करूंगा मैं कि अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अमाउंट क्या था अपना कि P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, उसमें से भी P क्या कर देंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो नो डाउट हम लोग हमेशा किसका फॉर्मूला लेके चलेंगे, अमाउंट का लेके चलेंगे, और लास्ट में जाके CI निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग कि CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए इसके कंपाउंड टेस्ट के रिगार्डिंग फॉर्मूला अपने पास। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस। टिल देन बाय बेटा।